डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला लेक्चर अकॉर्डिंग टू सिलेबस अकॉर्डिंग टू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और फर्स्ट चैप्टर का शुभारंभ होता है चार्ज हेडिंग से, जहां पे हम लोग चार्ज का टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं। लेक्चर 1 दैट इज आवर चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले बेटा आज का हमारा जो गोल है, आज का जो हमारा डिस्कशन होगा बेसिक प्रॉपर्टीज़ या बेसिक डेफिनेशंस चार्ज के बारे में सिर्फ और सिर्फ टॉपिक कवर कर पाएंगे। तो ध्यान से चीज़ों को सुनते चलिएगा और कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि हम यहाँ से नोट्स अपने स्टार्ट कर रहे हैं। प्योर यही आपका नोट्स होगा। तो पहला क्वेश्चन उठता है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है ये आई कहाँ से? लेक्चर 1 चैप्टर 1 दैट इज चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आया कहाँ से? तो आपको एक बेहतर ओरिएंटेशन वे में पढ़ना होगा। तो पहला बेहतर ओरिएंटेशन यहाँ से स्टार्ट करिएगा बेटा। फिजिक्स की सबसे बड़ी यूनिट, फिजिक्स की सबसे बड़ी यूनिट, उस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिजिक्स की सबसे बड़ी यूनिट जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बेटा ये फिजिक्स की ब्रॉड ब्रांच है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वेयर वी डील द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ, एज वेल एज वी विल स्टडी इन दिस ब्रांच। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ये एक ब्रॉड यूनिट है, बहुत ही बड़ी ब्रांच है फिजिक्स की, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। और इस ब्रांच में हम लोग स्टडी ऑफ चार्ज पढ़ते हैं, लेकिन स्टडी ऑफ चार्ज जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे डील करते हैं, दैट ब्रांच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेटा फर्स्ट पार्ट ऑफ एनसीईआरटी को पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट है, ये जो ब्रांच है, ये पूरी तरह से फर्स्ट बुक को कवर करता है। आप ऐसे समझो, फर्स्ट बुक के 8 चैप्टर इसमें इंक्लूड हैं। पूरे चैप्टर को मिला करके कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर के एकदम आखिरी चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक पूरी फर्स्ट बुक, ध्यान सुनना, पूरी फर्स्ट बुक, ये पूरी किताब कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगेन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का 2 भाग में क्लासिफिकेशन हो जाता है, 2 भाग में इसका डिवाइडेशन हो जाएगा। फर्स्ट इसके ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और सेकंड बुक का इसका सेकंड क्लासिफिकेशन है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, और ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 पढ़ते हैं। और फिर यहाँ पे चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 पूरे यहाँ पे इंक्लूड हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? चलो, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी डील property of charge, property of charge in, where we deal property of charge in electric plus magnetic, electric plus magnetic both, as well as in same time. Overall
बेटा बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, तो ये फिजिक्स की ब्रॉड यूनिट है जहां पे हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। बिल्कुल मतलब कंडीशनल है बेटा, सोचना ही नहीं है, कंडीशनल है बिल्कुल कि तुम यहाँ पे चार्ज को ही पढ़ोगे और चार्ज को पढ़ोगे तो दोनों प्रॉपर्टी पढ़ोगे। इट मीन्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ एज वेल एज। यहाँ पे छोटी सी कहानी आपको बता देते हैं 3 पार्ट में। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिटेल्ड वे में नोट्स में लिखते जाएगा, यही आपका नोट्स है बेटा। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, यही पीपीटी आपको नोट्स के फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो यही आपके लिए वेल मेंटेन्ड नोट्स है। कोई एक्स्ट्रा नोट्स आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं सारे पॉइंट को यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ ली। इसको मैं 3 भागों में डिवाइड करके आपको समझाता हूं। ये ऐसे 3 चार्ट बना लीजिएगा, आप लोग 3 चार्ट बना लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं, ये कोई चार्ज है, ये कोई चार्ज है, चार्ज जो कि रेस्ट पर है। बहुत ध्यान समझना, बेसिक चल रहा है। कोई चार्ज है जो कि रेस्ट पर है, तो रेस्ट चार्ज सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा। यस सर। अब कोई चार्ज है, ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से चार्ज मूव कर रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, कोई चार्ज है, ये मूव कर रहा है, मूविंग चार्ज। ये जो चार्ज है ये कैसा है बेटा? मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज। तो अगर कोई चार्ज v कांस्टेंट मतलब स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। और इसका सबसे लास्ट केस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सबसे लास्ट केस, अगर कोई चार्ज जो कि q है, ये v इज इक्वल टू वेरिंग स्पीड से मूव कर रहा है, वेरिंग स्पीड से, वेरिंग स्पीड, इसकी जो वेलोसिटी है कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है, तो इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा, और यहाँ पे वेरिंग बनेगा, वेरी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करेगा। और आपको बताएं, इसी ब्रांच को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसी को बेटा कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किसको सर? ये वाला केस, इसी को कहते हैं फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का केस, और इसी को कहते हैं एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल, इसी को कहते हैं एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल। क्योंकि आप देख लो जरा सा, चार्ज कैसे मूव कर रहा है? वायरिंग स्पीड से, तो स्पीड कंटिन्यूअसली चेंजेस, सो वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी चेंजेस, सो एक्सीलरेशन अकर्स, एंड इन दिस इफेक्ट वेयर वी डील इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रॉपर्टी। कंप्लीटली ये चैप्टर हमारा 8वां चैप्टर, सॉरी ये गलती से बटन, हाँ यहाँ पे जो ये हमारा केस है, ये परफेक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला केस, और इसको कहते हैं एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इस पूरे पॉइंट को बेटा हंसते खेलते लिख लीजिएगा, क्योंकि सबसे जबरदस्त कॉन्सेप्ट यही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यहाँ पे पूरा डेप्थ में खत्म, छोटी सी कहानी, बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं, खत्म। अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि हमारा चैप्टर का शुभारंभ था, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोर्शन। तो अब हम लोग यहाँ पे डील करेंगे अपना चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा, सारे चीज़ों को एकदम वेल मेंटेन्ड वे में नोट्स कर लेना, ये नोट कर लेना। आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर एक्सीलरेशन मिलेगा, यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें प्राप्त होगी, मिलेगी, लेकिन यहाँ पे स्पीड इसकी कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन यहाँ पे 0 होगा। आपको पता ही है कि कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड कैन नॉट बी प्रोड्यूस एक्सीलरेशन। क्यों भैया, मानते हैं कि नहीं? अगर स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कहाँ से आ जाएगा एक्सीलरेशन? थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा बुद्धि यूज़ करो, क्लास 11 का कॉन्सेप्ट। ठीक, तो यहाँ पे वेलोसिटी वेरिंग है, इसलिए एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल कहा जाता है। और मैं ही आपको पढ़ाऊंगा ओनली एंड ओनली एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। Only accelerated charge particle can produce electromagnetic wave, and in our universe not any other charge particle produces electromagnetic wave without these cases। अगर सिंगल और इकलौता केस इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूं, तो पूरे ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करा सके। तो यही केस स्टडी हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 में, तो ये बात करेंगे 8वें चैप्टर में, टेंशन मत लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? तो चलिए, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। यहाँ पे डेफिनेशन देख लीजिए, इसकी डेफिनेशन,
डेफिनेशन इसकी, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज़ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which we deal charge at rest, charge at rest। इस ब्रांच में हम लोग मेनली स्टडी ऑफ चार्ज पढ़ते हैं जो कि रेस्ट पर है, मतलब सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे रेस्ट चार्ज की स्टडी की जाए उस पूरे यूनिट को, उस पूरे मतलब ब्रांच को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच। और यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इंक्लूड होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगेन मैं लिख रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 इकलौते यही दो ऐसे चैप्टर हैं जिनको मिला करके कंबाइंड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बुलाया जाता है प्यार से। अब देखो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शब्द को थोड़ा तोड़ दो ताकि तुम्हारा बेसिक क्लियर हो जाए। तो इलेक्ट्रो को तोड़ दो तो क्या आ जाएगा भैया, इलेक्ट्रॉन। पढ़ सकते हो कि नहीं या नाराज होगे भैया? इलेक्ट्रो को तोड़ दो तो इलेक्ट्रॉन पढ़ सकते हो, नहीं अच्छा लग रहा है तो इसको इलेक्ट्रिसिटी मान लो भाई, नहीं अच्छा लग रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी मान लो, ठीक है। और क्या क्या तोड़ के पढ़ोगे, बगल में स्टैटिक्स लिखा है तो ये हमने लिख दिया स्टैटिक्स। तो आप मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, चार्ज से आया। इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, चार्ज से प्रोड्यूस होती है। इसीलिए कहा जाता है ये टर्म डिफाइन कर रहा है चार्ज को, ये टर्म डिफाइन कर रहा है चार्ज को। और स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ, नॉट मूविंग, इसका मतलब होता है रुका हुआ। और अब आप डेफिनेशन पढ़ो, क्या लिखा है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच वी डील चार्ज एट रेस्ट। यहां से आया चार्ज, यहां से आया रेस्ट, और दिस ब्रांच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बात क्लियर? अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें बेटा, अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें तो आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा क्योंकि इससे बेहतर टॉपिक और कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। अगर हम रियल लाइफ में इसका यूज देखना चाहें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रियल लाइफ में यूज क्या है, तो जेरॉक्स मशीन। आप अपने लाइफ में बिल्कुल ही फोटोस्टेट कराने जाते हैं कि नहीं दुकान पे, जेरॉक्स मशीन। तो जेरॉक्स मशीन बिल्कुल जीता जागता उदाहरण है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। और क्या सर, एक्सरे, जिनकी हड्डियां टूट जाती हैं वो एक्सरे कराने हॉस्पिटल में जाते हैं, एक्सरे भी जीता जागता उदाहरण है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एप्लीकेशन का। ये अपर लेवल का कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एनसीईआरटीज में नहीं गिवन है, ये आपके लिए कॉन्सेप्ट मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, जाके चेक करिए एनसीईआरटी में चीज नहीं गिवन है। और बात करें तो फ्लैश लाइट, मोबाइल में फ्लैश लाइट जलता है बेटा, मोबाइल में फ्लैश लाइट जिसको टॉर्च बुलाते हो प्यार से, वो टॉर्च किसका एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूनिट है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ब्रांच है। तो मिनिमम आप इतना 3 एप्लीकेशन बता सकते हैं और यहां पे हमारा ये टॉपिक परफेक्टली फिनिश होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगर बात करें स्प्रे पेंट, आप देखे होंगे स्प्रे पेंट, जो कार का स्प्रे पेंट होता है उसमें भी बेटा यही एप्लीकेशन लगता है स्प्रे पेंट में। और बात करें इलेक्ट्रिक लाउड स्पीकर का तो ये 5 एप्लीकेशन आपके सामने मैंने रख दिया, किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रिक लाउड स्पीकर, अरे जिसको डीजे कहते हो, बूफर, बूफर घरों पे बजाते हो ना बूफर, सेम वही चीज़। तो ये 5 एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं टॉपिक पे, क्योंकि हमने आपको ये समझा दिया व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड फाइनली वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी कैन नॉट रीड दिस चैप्टर। तो इलेक्ट्रिसिटी से हमारा हेडिंग शुरू होगा। ये तो बेसिक व्यू था, जो पिछला हमने पढ़ाया ये बेसिक था। अब आप चाहें तो इस चैप्टर का शुभारंभ करते समय नोट्स आपकी कहाँ से बनेगी, तो बेटा मैं ये भी बता दूं नोट्स कैसे बनाओगे। सबसे पहले लिखोगे लेक्चर 1 चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये तुम्हारा पहला हेडिंग होगा। ये बेसिक लगा के पहली हेडिंग लगा देना अपने कॉपी में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरी फर्स्ट बुक है, 2 पार्ट में क्लासिफाइड हो गई। चैप्टर 1 चैप्टर 2 ये रहा, 3 4 5 6 7 8 ये रहा। इसके बाद फिर आप तुरंत यहाँ पे डिफाइन कर दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की परिभाषा। यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझाया एंड फाइनली फिर यहाँ पे हम लोगों ने समझा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। तो ये ऐसे ही आपको कॉपी में लिखना है। और अब अगर बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहली डेफिनेशन आपके कॉपी में जो छपेगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। पहली हेडिंग आपके कॉपी में छपेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो मेरा एक ही क्वेश्चन है बेटा, 2 सेकंड का टाइम दूंगा, वीडियो को पॉज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार खुद से पूछो कि क्या हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन जानते हैं।
एक बार आप खुद से पूछो कि क्या हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन को कभी फील किए हैं, कभी पढ़ने की कोशिश किए हैं? चलिए सोचिए ज़रा सा। कोई बात नहीं समझ में आ रहा है, आइए वीडियो में मैं समझाता हूँ। देखो इलेक्ट्रिसिटी है क्या, पहले इस बला को समझो। इलेक्ट्रिसिटी कौन सी बला है, ये कौन सी आफत है जिसको आपको पहले ही टॉपिक में झेलना पड़ रहा है, एडजस्ट करना पड़ रहा है? तो इलेक्ट्रिसिटी जो है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी पहले एकदम बेसिक से, जो इलेक्ट्रिसिटी होता है ये कहीं ना कहीं चार्ज की प्रॉपर्टी है। ऐसे समझो, हमारे लहजे में समझो, चार्ज की ये प्रॉपर्टी है। क्योंकि हम आपको बड़े प्यार से पढ़ाएंगे, विदाउट चार्ज इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी प्रोड्यूस। तो कहीं ना कहीं अहम योगदान है इस चार्ज का। अब आइए यहाँ से आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। द प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ से आपका छोटा सा बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा मेरे लिखते ही। द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंसेज, और यहाँ से तुम्हारे चैप्टर की भूमिका बनती है, इंट्रोडक्शन यहाँ से शुरू होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंसेज ड्यू टू विच they attract some small teeny particles or things is called its electricity. The property of rubbed substances due to which they attract some small object, some small teeny particles, some small things. This is called electricity. सर क्या कहने का मतलब है यहाँ पे? तो हम बता रहे हैं भैया, आप किसी भी दो वस्तु को लो, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे वो इंसुलेटर हो, चाहे कुछ भी हो, कोई सा भी दो सब्सटेंस ले लो, आपस में उसको रगड़ दो। रगड़ना समझते हो ना, रगड़ देना, एक के ऊपर रख करके रब कर दो। तो जब आप किसी दो पदार्थ को, दो मैटर को, दो ऑब्जेक्ट को, दो थिंग को रब करोगे तो ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट सम स्मॉल पार्टिकल्स, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स दैट थिंग, दैट ऑब्जेक्ट विल बिकम इलेक्ट्रीफाइड। अभी अगला नोट ये लिखने वाला हूँ। सर क्या मतलब हुआ? आइए उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा बेटा, आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। सर क्या? बस एक मिनट थोड़ा इनको साइड में कर दें ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। ये सही है। चलो देखो, आपने बचपन में एक खेल खेला होगा, स्केल को लीजिए, स्केल, और इस स्केल को हेयर पर रब करो, हेयर बाल पर रब करो, तो देखते थे जो ये स्केल है छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को चिपका लेता था, आपस में अट्रैक्ट कर लेता था। याद करो बेटा, बचपन की शरारत याद करो। स्केल लेते थे, बाल पे ऐसे रब करते थे और जैसे कागज के पास ले जाते थे कागज चिपक जाता था। बेटा वो स्केल जो थी जिसको तुमने बाल पर रब किया था, वो एक्चुअल में बिकम इलेक्ट्रीफाइड। वो जो स्केल है ना, वो बिकम इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी है। इट मीन्स दैट स्केल बिकम्ड चार्ज। वो चार्ज गेन कर लिया है, वो इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी है, और यही प्रॉपर्टी कहलाती है इलेक्ट्रिसिटी। जो स्केल शो करता था ना, फिनोमिना, जो स्केल अट्रैक्शन प्रॉपर्टी शो करती थी, इसी को कहते थे हम लोग क्या? इलेक्ट्रिसिटी। और एक उदाहरण देखो, आप जब किसी वूलन कपड़े को पहनते हैं, आप जब वूलन क्लॉथ को पहनते हो तो इस वूलन क्लॉथ को निकालते समय चिट चिट की आवाज़ आती है कि नहीं? ज़रा सोचो, चट चट आवाज़ आती है कि नहीं? ठंडी के दिनों में स्वेटर जब निकालते हो तो इट मीन्स वो जो स्वेटर है, वो जो वूलन क्लॉथ है, ये जो वूलन क्लॉथ है, ये आपके बॉडी स्किन से
ये जो वूलन क्लॉथ है आपके बॉडी स्किन से कंटिन्यूअसली टच होते होते जो क्लॉथ है वो चार्ज को गेन कर लिया है। इट मीन्स जो वूलन कपड़ा है, वूलन क्लॉथ है, ये कहीं ना कहीं चार्ज को गेन कर लिया है और जब दो चार्ज आपस में टकराते हैं तो उससे चिंगारी निकलती है, स्पार्क निकलता है, जो कि हमें चिट चिट के फॉर्म में दिखाई देता है, लाइट फॉर्म में दिखाई देता है। दैट इट मीन्स दैट वूलन क्लॉथ विल बिकम चार्ज्ड, दैट वूलन क्लॉथ बिकम इलेक्ट्रीफाइड। तो कहीं ना कहीं एक बेसिक आपका क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो किसी दो ऑब्जेक्ट को रगड़ो, किसी दो ऑब्जेक्ट को रगड़ने पर फाइनली उसके अंदर जो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी आती है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे मैं एक नोट आपको जरूर बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक नोट मैं जरूर लिखना चाहूँगा, बच्चों को दिक्कत ना हो, किसी भी बच्चे को दिक्कत ना हो। एक नोट मैं आपको बताना चाहूँगा, बेटा ये बात याद रखिएगा, ओनली अट्रैक्शन प्रॉपर्टी, ओनली अट्रैक्शन प्रॉपर्टी शोइंग, ओनली अट्रैक्शन प्रॉपर्टी शोइंग बाय द रब्ड सब्सटेंसेस, बाय द rubbed substances, by the rubbed substances, only attraction property showing by the rubbed substances is called electricity, electricity। ये बेसिक तुम्हारा क्लियर। ओनली रब्ड सब्सटेंसेस जो कि अट्रैक्शन प्रॉपर्टी शो करेंगी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। बातें क्लियर, एग्जाम्पल भी मैंने दिखा दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ से पॉइंट उठता है कि फिर चार्ज कैसे कोरिलेट है। तो अब यहाँ पे हम आपको जवाब देंगे, अगला नोट लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी, ये अगला नोट लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी ओनली एग्जिस्ट, electricity only exist in the presence of, in the presence of charge, in the presence of charge in our neighborhood surrounding, neighborhood surrounding। अगर हमसे स्पेलिंग लिखने में गलती होती है तो मिस्टेक्स क्षमा करिएगा, सही कर लीजिएगा। नेबरहुड सराउंडिंग, जैसे मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको समझाना चाहता हूँ, जो चार्ज होता है ना बेटा, वो बहुत लॉन्ग रेंज में एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी एक बात याद रखिएगा। जो चार्ज है, चार्ज के रहने की प्रॉपर्टी लॉन्ग रेंज नहीं होती। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर ये मार्कर चार्ज गेन कर लिया है तो इसकी रेंज मैक्सिमम यहाँ तक होगी, यहाँ तक होगी या यहाँ तक होगी, ये लॉन्ग रेंज नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी लॉन्ग रेंज नहीं होती है। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी ओनली एग्जिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। तो यहाँ से ये कह सकते हो केवल चार्ज ही वो बला है जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है। इसीलिए हम इतने देर से आपको क्या पढ़ा रहे थे, बेसिक। इसीलिए हम आपको इतने देर से बेसिक पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि ओनली चार्ज कैन प्रोड्यूस, ओनली चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भैया, चलो यहाँ तक क्लियर। अब आपने इलेक्ट्रिसिटी समझा तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी के बाद क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अगला यहाँ पे टॉपिक मैं आपको समझाने चल रहा हूँ, व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तो समझ लिए, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है इसको समझ लेते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट हेडिंग। एनसीईआरटी के थोड़ा अगेंस्ट चल रहा हूँ बेटा, एनसीईआरटी से कहीं लेवल हाई रख करके थोड़ा अपर चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट बेहतर से बेहतर होगा। जितना बेहतर हो सकता है कंटेंट उतना अपर लेवल की बुक, अपर लेवल का रखूँगा, ताकि आपको किसी बुक को टच करने की आवश्यकता ना पड़े। एक रेफरेंस के लिए मैं बता देता हूँ कि बेटा अगर आप प्रदीप की बुक पढ़ते हैं तो भी ये कंटेंट मिल जाएगा, अगर एसएल अरोरा पढ़ते हैं तो भी मिल जाएगा, और एनसीईआरटी तो मदर है ही है, वो तो शुरू ही करेगा रीडिंग।
एनसीईआरटी से तो पढ़ना ही है, लेकिन इन 3 बुक को मैं फॉलो करते हुए आपको कंटेंट दे रहा हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि बोर्ड का बच्चा इसके परे नहीं जाएगा। हाँ, अब ये मत कर देना कि सर एचसी वर्मा का सवाल लगाएंगे, इरोडो का सवाल लगाएंगे, तो बेटा अभी बोर्ड लेवल पे हो, थोड़ा सा अपने उसी रेंज में रहो जहां तक आप कवर कर सकते हो, क्योंकि माइंड की भी एक कैपेसिटी होती है, हमारे माइंड की भी एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि यहां तक के लोड को हम इजीली झेल सकते हैं, सहन कर सकते हैं। बोर्ड लेवल का सबसे अपर लेवल का कंटेंट दे रहा हूं, इतना बस ट्रस्ट करके, विश्वास रख करके, भरोसा रख के पढ़ाई करिए और पूरा 100% आपको किसी किताब को टच करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं 3 बुक फॉलो करके चल रहा हूं। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है, व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी? तो आप इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना बोलोगे, सिर्फ और सिर्फ यहां पे आप इतना बोलोगे द इलेक्ट्रिसिटी, यहां पे सिर्फ इतना बोलोगे द इलेक्ट्रिसिटी which produces due to friction process, बहुत प्यार से समझिएगा, द इलेक्ट्रिसिटी विच प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन प्रोसेस और रबिंग प्रोसेस। रबिंग का मतलब होता है रगड़ने पर जो चार्ज पैदा हो, रगड़ने पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, रबिंग प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। चलिए भैया, यहां तक बातें क्लियर। ये पूरी हेडिंग मैंने बेसिक एकदम दमदार वे में क्लियर किया। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग डायरेक्टली मूव ऑन करते हैं द हिस्टोरिकल व्यू ऑफ चार्ज। पहली हेडिंग मैं आपको चार्ज न पढ़ाते हुए, ध्यान से सुनिएगा बेटा, पहली हेडिंग हम आपको चार्ज न पढ़ाते हुए, पॉइंट ऑफ व्यू इसी का है, लेकिन हमारी पहली ए हेडिंग होगी, फर्स्ट हेडिंग होगा हिस्टोरिकल व्यू ऑफ चार्ज। हिस्टोरिकल व्यू ऑफ चार्ज कैसे ये आपके सामने आया, हिस्टोरिकल व्यू ऑफ चार्ज। तो सिर्फ और सिर्फ इस हिस्टोरिकल व्यू को ही हम आज के क्लासेस में समझ पाएंगे और नेक्स्ट क्लास हमारी सीधा होगा डेफिनेशन ऑफ चार्ज एंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो आज के क्लास में हमारा हिस्टोरिकल व्यू कंप्लीट समाप्त होने वाला है। लॉन्ग टॉपिक ये भी है, इसलिए ये मत सोचना कि क्लासेस खत्म हो गई, नहीं 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 नहीं, जाके देखो बेटा एनसीईआरटी में ये गिवन है। चलिए भैया, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था थेल्स ऑफ मिलेटस। याद रखिए बेटा नाम, एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है थेल्स ऑफ मिलेटस। तो थेल्स ऑफ मिलेटस ने ये देखा, इनके साथ एक अद्भुत घटना हुई, एक विशेष प्रकार की, मतलब समझ लो कि इनको इसके बारे में पता नहीं था। होता है ना कि अपने दैनिक दिनचर्या में जब हम भी कोई चीज़ करते हैं या हम कोई काम करते हैं तो कभी जाने अनजाने में कुछ गलतियां नहीं हो जाती हैं, जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं और हमको कुछ नया रिजल्ट देखने को मिल जाता है। सेम वही चीज़ थेल्स ऑफ मिलेटस के साथ हुआ था। ये एक बार इंजॉय कर रहे थे, इनके लाइफ में एक ऐसा साइंटिफिक इवेंट हुआ जहां पर इन्होंने देखा कि एम्बर कोई पदार्थ था। ध्यान से देखिएगा, एम्बर एक सब्सटेंस है, ध्यान से सुनिएगा इनका इवेंट। एम्बर एक सब्सटेंस था, एम्बर इनका नाम है, सब्सटेंस का नाम है एम्बर। इस एम्बर को इन्होंने वुल से रब किया, वुल माने वुलन क्लॉथ, वुल से इन्होंने रब किया। इसको क्या किया बेटा, आपस में इसको रब किया, मतलब कांटेक्ट में ले आया। तो बोथ आर कॉन्टैक्टिंग टू ईच अदर या फिर बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर, जो भी कह लो। तो एम्बर को वुल से जब इन्होंने रब किया, एम्बर को वुलन से इन्होंने रब किया, तो एक नई घटना घटित हुई। उसका नाम है, ये जो एम्बर था, इस एम्बर के अंदर एक प्रॉपर्टी दिखने लगा, दैट इज अट्रैक्शन प्रॉपर्टी। ये एम्बर जो है छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगा और इसी
स्पेसिफिक इवेंट के बाद, इसी स्पेसिफिक इवेंट के बाद यहाँ पे खोज हुई चार्ज के बेसिक इंट्रोडक्शन की, चार्ज के बेसिक कहानी की यहाँ पे इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो कहा यह जाता है कि अंबर जब रगड़ने के बाद, आफ्टर द रबिंग प्रोसेस, आफ्टर द फ्रिक्शन प्रोसेस, they can attract some teeny particles, they can easily attract some small particles, some small things। तो एम्बर जो था, जब छोटे छोटे चीज़ों को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी इसमें आ गई, तो यही भूमिका बनती है, यही बेसिक इंट्रोडक्शन बनता है चार्ज के खोज का। प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, प्रोड्यूसेस ऑफ चार्ज, यही बनती है बेसिक कहानी। इसी को कहा जाता है प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। प्रोडक्शन ऑफ चार्ज की पहली भूमिका यहाँ पे रखी जाती है। थेल्स ऑफ मिलेटस बस इतना देखे थे, इसीलिए साइंस के सेक्टर में इनकी बातों को उतना ध्यान नहीं दिया गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, साइंस के सेक्टर में इन्होंने पहला कदम रखा था तो लोगों ने उतना इनकी बातों को ध्यान नहीं दिया। यही था थेल्स ऑफ मिलेटस का एक्सपेरिमेंट, यही था थेल्स ऑफ मिलेटस का पहला एक्सपेरिमेंट जो हिस्टोरिकल व्यू की भूमिका निभाता है। और ये इवेंट है आज के वर्तमान समय से 2500 ईयर बिफोर, 600 BC। इसको अगर हम ईयर वाइज कैलकुलेशन करेंगे तो 2500 ईयर बिफोर की बात कर रहा हूं। और अगर बात करते हैं बिफोर क्राइस्ट के वे में तो 600 BC या 500 BC दोनों आप कह सकते हो। 600 BC का मतलब है आज से 2600 साल पहले, 2600 ईयर्स बिफोर। और अगर इसकी बात करें तो अप्रॉक्सीमेशन दोनों सही है, 2500 कह लो, 600 BC कह लो, दोनों सेम ही है। इससे घबराइएगा मत, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भी मत घबराइएगा। आज से 2500-2600 साल पहले की बात हो रही है, हमारा यही कहने का यहाँ पे मतलब है। ठीक, तो ये हमारा बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर। अब इनकी बातों को नहीं उतना गौर किया गया। इसके बाद की जो कहानी है, नेक्स्ट टर्म आते हैं डॉक्टर गिलबर्ट साहब। डॉक्टर गिलबर्ट और इन्होंने बताया, इन्होंने साइंटिफिक वे में बोला, इन्होंने अपना साइंटिफिक वे रखा, साइंटिफिक वे। और इन्होंने कहा कि किसी भी दो सब्सटेंस को आपस में रब करते हैं तो वो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो डॉक्टर गिलबर्ट ने क्लासिफाई किया कुछ ढेर सारे ऑब्जेक्ट के कलेक्शंस को। मतलब डॉक्टर गिलबर्ट ने उसी एक्सपेरिमेंट को, थेल्स ऑफ मिलेटस के एक्सपेरिमेंट को और डिटेल्ड वे में गए। तो इन्होंने कई सब्सटेंस को आपस में रब किया और वहाँ से बताया कि चार्ज जो हमारे होते हैं दो टाइप के एग्जिस्ट करते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। वहाँ से एक थोड़ा सा भूमिका इन्होंने बनाया, लेकिन डॉक्टर गिलबर्ट की बातों को एक्सेप्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं चार्ज का जो फादर ऑफ चार्ज है, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो थेल्स ऑफ मिलेटस हैं, लेकिन उसको और करेक्शन करने का काम डॉक्टर गिलबर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें बिल्कुल क्लियर। चलिए अब इसके बाद ध्यान से सुनिएगा। इस फैक्ट को पढ़ने का बस एक रीज़न है। डॉक्टर गिलबर्ट साहब अपनी एक किताब में बताते हैं, एक बात बताते हैं। अभी मैं पूरा बेहतर वे में लिख दे रहा हूँ, इनकी एक बात बस पढ़ना, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर गिलबर्ट एक बात बताते हैं, इनकी बुक है, उस किताब का नाम है डी मैग्नेटे। और डी मैग्नेटे बुक में इन्होंने एम्बर को जो है क्लासिफाई किया है। एम्बर वर्ड को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। जहाँ से कुछ टर्म बाहर निकला है, उस टर्म को मैं यूज़ करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर गिलबर्ट ने अपनी बुक डी मैग्नेटे में एम्बर को डिफाइन किया है। एम्बर को, जो एम्बर पदार्थ था, जो एम्बर सब्सटेंस था, इसको इन्होंने डिफाइन किया और इसका सिनोनिम कुछ डिफाइन किया। इसका सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग सेम वर्ड, सिनोनिम्स। इन्होंने कुछ सिनोनिम्स बताया और वो सिनोनिम्स क्या है? एम्बर से ही शब्द निकला है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस किताब में यही बताया है डॉक्टर गिलबर्ट ने कि एम्बर का जो सिनोनिम वर्ड है वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को और करेक्शन किया गया तो आज का सही शब्द इलेक्ट्रॉन बोला जाता है।
ठीक, इलेक्ट्रॉन, यहीं से वर्ड निकला है इलेक्ट्रिसिटी, यहीं से वर्ड निकला है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तीनों इसके सिनोनिम वर्ड हैं जो कि एम्बर को डिफाइन करता है। इतनी बातें आप याद रख लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न ये उठती है कि सर थोड़ा सा आपने जल्दी जल्दी ये तो बता दिया कि एम्बर को वुल से रब करते हैं तो वो अट्रैक्ट करता है, थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत ना हो तो थोड़ा एम्बर के बारे में बता दीजिए। सर व्हाट इज़ एम्बर? तो आइए भैया पढ़ लेते हैं। एम्बर के बारे में बेसिक चीज़ें जान लो। एम्बर की पहली बेसिक प्रॉपर्टी, ये एक सब्सटेंस है, ये एक सब्सटेंस है, ठीक बेटा। और कैसा सब्सटेंस है? येलो कलर का, येलो कलर का, लाइक गम, लाइक गम, गम के जैसा ये रेजिनस, रेजिनस मटेरियल है, रेजिनियस सब्सटेंस है, रेजिनियस मटेरियल है। बात समझ गए? और एक बात और बताएं, अच्छी बात, अंदर की बात, अंदर की बात, इस एम्बर के अंदर रेजिस्टेंस जैसी प्रॉपर्टी भी शो करती है भैया। सोच लो कितना खतरनाक है, रेजिस्टेंस जैसी ये प्रॉपर्टी शो करता है भाई साहब, इतना खतरनाक। तो दो चीज़ आपने समझा, एम्बर एक सब्सटेंस है जिसका रंग होता है येलो, लाइक गम मटेरियल, लाइक रेजिनस मटेरियल, और इसका मतलब होता है चिपचिपा। चिपचिपा समझते हैं ना, थोड़ा सा गम, गम को देखेंगे चिपचिपा, या फिर आप देखेंगे क्ले, छोटे बच्चे क्ले से कुछ वो खिलौना बनाते हैं, क्ले, लाइक क्ले समझ लो। इसके बाद ये एम्बर पाया कहाँ जाता है? तो यूरेशिया में पाया जाता है, बाल्टिक सी में, बाल्टिक सी, बाल्टिक सी, बाल्टिक सी पर पाया जाता है। इसका सोर्स है, सोर्स ऑफ एम्बर कहाँ है भैया? बाल्टिक सी के किनारे की मिट्टी, ये झील की मिट्टी है। चलिए भैया यहाँ तक बातें क्लियर, यहाँ तक मैंने सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिया। अब मैं आपको कुछ और अद्भुत घटनाएं बताने जा रहा हूँ इसी सेक्टर में। सबसे पहले थेल्स ऑफ मिलेटस, थेल्स ऑफ मिलेटस से डॉक्टर गिलबर्ट, और डॉक्टर गिलबर्ट के बाद, डॉक्टर गिलबर्ट के बाद बहुत ही बड़ा नाम साइंस के सेक्टर में, बहुत ही बड़ा नाम जिसको मैं आपको क्लासिफाई करूंगा, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है चार्ल्स डू फे एक्सपेरिमेंट, चार्ल्स डू फे एक्सपेरिमेंट। ये तीन है भैया, मतलब इनका नाम ही ये है, चार्ल्स डू एंड फे एक्सपेरिमेंट। तो आपको बताएं, चार्ल्स डू फे साहब का ये एक्सपेरिमेंट, यही आपका चार्ल्स डू फे एक्सपेरिमेंट, यही आपका टाइप ऑफ चार्ज को डिफाइन करने का पहला स्टेप था। मतलब पहली बार किसी ने टाइप ऑफ चार्ज को बताया तो चार्ल्स डू फे साहब ने। अब यहाँ पे कुछ बच्चे एनसीईआरटी के अक्रॉस हमसे तुरंत क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। पहले मेरी पूरी बात सुन लिया करो, तब बीच में उछलना, क्योंकि ऐसे ही मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, मेरे सामने तो कोई बच्चे हैं नहीं, तो आप ही को डांटूंगा, आप ही को समझाऊंगा। जैसे मैंने ये लाइन लिखा, बच्चे तुरंत उछल कूद करेंगे, कहेंगे सर आप गलत हैं, सर ऐसा है, आप पढ़ के आइए, आप गलत पढ़ाते हैं। चार्ल्स डू फे कहाँ लिखा है किताब में, बताइए ज़रा, थोड़ा सब्र करो भैया। अब बोलता हूँ, अब मैं अपना जवाब देता हूँ। क्या लिखा है हेडिंग, पहले पढ़ो हेडिंग को, चार्ल्स डू फे एक्सपेरिमेंट। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम चार्ल्स डू फे था, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं उस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं चार्ल्स डू फे एक्सपेरिमेंट। और अब आपको एक बात बताएं, चार्ल्स डू फे साहब ने ही पहली बार टाइप ऑफ चार्ज को डिफाइन किया था। थोड़ा सा चीज़ों को समझिएगा, चार्ल्स डू फे साहब ने पहली बार सर्वप्रथम पहली बार इन्होंने चार्ज के टाइप को डिफाइन किया, चार्ज के टाइप को। लेकिन एक समस्या है, जब चार्ल्स डू फे साहब ने टाइप ऑफ चार्ज को डिफाइन किया था तो इनके अकॉर्डिंग दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक को कहते हैं रेजिनस चार्ज, एक को कहते हैं रेजिनस चार्ज और एक को कहते हैं वीट्रस चार्ज। और आपको बताएं बेटा, यही रेजिनस और वीट्रस कौन, बेंजामिन फ्रैंकलिन कॉपी कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। चार्ल्स डू फे एक्सपेरिमेंट को ही
प्योरली चार्ल्स डूफे एक्सपेरिमेंट को बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब चुरा लेते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को छीन करके अपना नया नाम दे देते हैं। रेजिनस को ही कहा जाता है पॉजिटिव चार्ज और वीट्रस को ही कहा जाता है निगेटिव चार्ज। तो है वही कहानी, है सिलसिला वही पुराना, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कॉपी कर लिया कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी में यही लिखा है कि टाइप ऑफ चार्ज को डिफाइन करने वाले पहले साइंटिस्ट कौन है भैया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो अब मैं भी नोट करके लिख दे रहा हूँ, नोट करके मैं भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, भाई मैं गलत थोड़ी ना पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे लिख लो टाइप ऑफ चार्ज लाइक पॉजिटिव एंड निगेटिव। नोट करके लिख लीजिएगा क्योंकि प्योर यही नोट्स है तुम्हारी, यही प्योर नोट्स है। टाइप ऑफ चार्ज लाइक पॉजिटिव एंड निगेटिव डिफाइन बाय द डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन। But first time type of charge is defined by the experiment of Charles Dufe experiment। ये first time इनिशियली टाइप ऑफ चार्ज इज डिफाइंड ओनली बाई चार्ल्स डूफे साहब। और यहाँ पे चार्ल्स डूफे साहब ने जो अपने टाइप को बताया है दैट इज कॉल्ड रेजिनस एंड वीट्रस। तो ये हिडन कॉन्सेप्ट ये है, अंदर का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर तुमसे पूछा जाए रेजिनस और वीट्रस किसने डिफाइन किया, तब बोलोगे चार्ल्स डूफे, और पॉजिटिव और निगेटिव किसने डिफाइन किया, तब बोलोगे बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ये पूरा बेसिक खत्म। अब तुम कहोगे कि सर फिर चार्ल्स डूफे एक्सपेरिमेंट क्या था? चलो भैया चार्ल्स डूफे एक्सपेरिमेंट देख लो क्या था। छोटी सी कहानी समझाऊंगा, ज़्यादा नहीं, छोटी सी कहानी। चार्ल्स डूफे एक्सपेरिमेंट क्या था? चार्ल्स डूफे एक्सपेरिमेंट क्या था सर? तो एक्चुअल में जो चार्ल्स डूफे एक्सपेरिमेंट था, चार्ल्स डूफे एक्सपेरिमेंट, यही आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल साफ साफ गिवन है। क्या गिवन है? आइए चलिए इसको अब डिफाइन करते हैं, आइए इसको भी डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया ग्लास मटेरियल, हमने क्या लिया? ग्लास मटेरियल, और ग्लास को सिल्क के साथ रब करो। क्या करो? ग्लास को सिल्क के साथ रब करो। तो जब आप ग्लास और सिल्क को रब करेंगे तो देखोगे ग्लास जो है वो हो जाता है पॉजिटिव। आपके एनसीईआरटी में गिवन है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, थोड़ा शब्द करिए। ग्लास हो जाती है पॉजिटिव। और आगे देखो, जब हम लोग ग्लास और प्लास्टिक को रब करते हैं, ग्लास और प्लास्टिक को मैं ऐसे वर्टिकल दिखा दे रहा हूँ, ये प्लास्टिक है, ठीक। ग्लास और प्लास्टिक को जब हम रब करते हैं, ग्लास और प्लास्टिक को, तो ग्लास तो अभी भी कैसी है? पॉजिटिव, लेकिन प्लास्टिक कैसी है? निगेटिव। तो यही एक्सपेरिमेंट कौन डिफाइन किया था? इसी को हम कहते हैं चार्ल्स डूफे एक्सपेरिमेंट। प्लास्टिक और सिल्क को आप रब करोगे, प्लास्टिक और वुल को, या ऐसे कह लो प्लास्टिक सीधा सीधा, जो 100% एग्जैक्ट हो पहले उसको समझो। प्लास्टिक को आपस में जब रब करोगे तो प्लास्टिक हमारा निगेटिवली चार्ज बनती है, प्लास्टिक हमारी निगेटिवली। एक और एग्जांपल, इबोनाइट रॉड पढ़े होगे ना, एनसीईआरटी में लिखा होगा, नहीं पढ़े होगे तो अब जान लो, नहीं पढ़े हो तो अब जान लो। इबोनाइट रॉड को कैट स्किन से, कैट के खाल से, कैट की स्किन से जब रब करते हो, इबोनाइट रॉड को कैट की स्किन से रब करते हो, तो ये जो इबोनाइट रॉड है, ये निगेटिव हो जाती है। कौन? इबोनाइट। और कैट स्किन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो यही ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किसने किया था? चार्ल्स डूफे साहब ने इसको डिफाइन किया था। अभी इसको मैं एक्सप्लेन
नहीं कर सकता क्योंकि टाइम सफिशिएंट हो गया है, इसको चर्चा करने पे और लंबा टाइम लगेगा। ये बेसिक चीज़ें थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। चार्ल्स डुफे साहब का, अभी मैं जा नहीं रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को पूरा पढ़िएगा। चार्ल्स डुफे साहब ने बहुत ज़्यादा समय लेकर के, लंबा टाइम लेकर के ग्लास को सिल्क से रब किया, प्लास्टिक को वुल से रब किया। आप ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जैसे मैंने क्या बोला है, ग्लास और प्लास्टिक के बीच ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो ये एक्सपेरिमेंट आता है प्लास्टिक को वुल से रब करने पर। प्लास्टिक को वुल से, इन्होंने वुल से रब किया था। तो प्लास्टिक और वुल को जब रब किया तो प्लास्टिक निगेटिव हो गई, वुल पॉजिटिव हो गई। ये ढेर सारे एक्सपेरिमेंट सेटल्ड किए गए हैं बेटा। इसी एक्सपेरिमेंट को हमें हल्का सा आगे देखना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और इस थियरी का कोई यूज़ नहीं है, इस थियरी से कभी भी क्वेश्चन नहीं बने हैं। बस आपको यहाँ पे यही समझना है, आपको यहाँ पे यही समझना है कि चार्ल्स डुफे साहब ने किया क्या था। तो चार्ल्स डुफे साहब ने ग्लास को सिल्क से रब किया, तो ये पाया कि ग्लास पॉजिटिवली चार्ज हो गई, सिल्क निगेटिवली चार्ज हो गई, सिल्क आपकी निगेटिवली चार्ज हो गई। प्लास्टिक को रब किया तो यहाँ पे दोनों के दोनों निगेटिव हैं तो रिपल किया। फिर ग्लास और प्लास्टिक को रब करते हैं, मतलब ग्लास और प्लास्टिक को रब करते हैं तो ग्लास हमारा पॉजिटिव हो गया, प्लास्टिक निगेटिव हो गया, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इबोनाइट रॉड है, इबोनाइट रॉड को कैट स्किन से जब रब करते हैं तो इबोनाइट निगेटिवली चार्ज हो जाती है, कैट स्किन पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो यहाँ से इस चार्ल्स डुफे एक्सपेरिमेंट से आपको ये सीखने को मिलेगा। एक छोटा सा शॉर्ट लिस्ट मैं तैयार करता हूँ, लिख लीजिए शॉर्ट लिस्ट। इस शॉर्ट लिस्ट में एक तरफ लिखोगे कौन पॉजिटिव चार्ज हुआ और कौन निगेटिव चार्ज हुआ, कौन पॉजिटिव चार्ज हुआ कौन निगेटिव, और तुरंत ही आपको समझ में आ जाएगा। तो जब बात करते हैं पॉजिटिव की तो ग्लास रॉड कैसी थी, पॉजिटिवली चार्ज थी। कैट की स्किन ये भी कैसी चार्ज थी, पॉजिटिव चार्ज थी। वुलन क्लॉथ हमारा, वुलन क्लॉथ भी हमारा कैसा है, पॉजिटिवली। इसके बाद ये 3 एग्जाम्पल सफिशियंट है। बात करते हैं निगेटिव में, तो निगेटिव में सिल्क था, सिल्क हमारा निगेटिवली चार्ज था। इबोनाइट रॉड, कैट स्किन को किससे रब करते हैं, इबोनाइट रॉड से। और इसके बाद वुलन क्लॉथ है, वुलन कोट है, इसको चाहे अंबर से रब करो, इसको चाहे एम्बर से रब करो, एम्बर, और चाहे इसको तुम प्लास्टिक से रब करो, प्लास्टिक वुलन को प्लास्टिक से, दोनों केस आपके लिए, दोनों केस है। ये जो वुलन क्लॉथ है, देखो एकदम ध्यान से, ग्लास को सिल्क से रब किया गया, कैट स्किन को इबोनाइट से रब किया गया, वुलन क्लॉथ को चाहे अंबर से रब करो चाहे प्लास्टिक से रब करो। तो इन 3-4 एग्जाम्पल से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन पॉजिटिव हुआ कौन निगेटिव हुआ। इसके बाद आप यहाँ पे ये कह सकते हैं, यहाँ पे इन एक्सपेरिमेंट से ध्यान से समझिएगा बेटा, ये बेसिक एक्सपेरिमेंट था चार्ल्स डुफे एक्सपेरिमेंट, और चार्ल्स डुफे एक्सपेरिमेंट से सिर्फ और सिर्फ एक रिजल्ट निकलती है। चार्ल्स डुफे साहब से केवल एक रिजल्ट निकलता है। डायग्राम मैंने पीछे दिखा दिया है, डायग्राम हमने पीछे दिखा दिया है, नोट करके लिखो, नोट करके बेटा, नोट करके। चार्ल्स डुफे साहब का फैक्ट ये था, लाइक चार्ज, जो आप कहते हो ना, लाइक चार्ज रिपल्स टू ईच अदर, लाइक चार्ज रिपल्स टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ये कहानी कहाँ से आई बेटा, ये छोटी मोटी जर्नी नहीं थी। चार्ल्स डुफे साहब का 5 साल का समय गया है इस चीज़ को समझाने में। चार्ल्स डुफे एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग इतना हवाबाजी में कह देते हैं, इन्होंने डिफरेंट सब्सटेंस को रब किया। सोचो कितना परिश्रम किए होंगे कि कैसे ये पहचाने होंगे कि ग्लास पॉजिटिव ही है, सिल्क निगेटिव ही है, ग्लास पॉजिटिव ही है, प्लास्टिक निगेटिव ही है,
कैट स्किन पॉजिटिव है, इबोनाइट निगेटिव है, कैसे पहचाने होंगे जरा सोच के देखो। तो आप जो कह देते हो ना आसानी से कि लाइक चार्जेस रिपल टू ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये थियरी आई है चार्ल्स डुफे एक्सपेरिमेंट से, चार्ल्स डू फे एक्सपेरिमेंट से। और इसी के बाद ये कड़ी जुड़ जाती है यहीं से, ये देख रहा हो ना पॉजिटिव एंड निगेटिव, ये आपके सामने दिख रहा होगा पॉजिटिव एंड निगेटिव, यहीं से हमारी कड़ी डायरेक्टली जुड़ जाती है थ्रू डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो यहाँ पे ये एक लाइन आप ये भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज इज डिफाइंड बाय द डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये बातें क्लियर, हमारा बेसिक क्लियर। नेक्स्ट क्लास हमारा बेस्ड होगा व्हाट इज चार्ज एंड प्रोडक्शन ऑफ चार्ज एंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। 3 टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास पे डिस्कशन करेंगे। ये बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है और इस चीज़ को नेक्स्ट क्लास पे फिर आगे बढ़ाएंगे और सीक्वेंस वे में चीज़ों को पढ़ते चलेगा ताकि बेहतर से बेहतर समझ में आए। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्लास हमारी बेस्ड होगी व्हाट इज चार्ज, यहीं से हम क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय करें वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर।